Geographic divisions of India. In the previous video, we have already done discussion about the Himalayan mountain and the northern plain. So now we are going to discuss about the Peninsular Plateau. The Peninsular Plateau is a high-level region composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land. प्लेटो इट मीन्स द पठारी क्षेत्र, जो कि पर्वत की तरह ऊंची चोटियां नहीं है इसकी और प्लेन सरफेस भी नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा वाला उठा हुआ जो भाग होता है उसे हम प्लेटो कहते हैं. सो दिस पेनिसुलर प्लेटो जो है वो मेनली इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है, जैसा कि माना जाता है, जो कि गोंडवाना लैंड का एक भाग है. गोंडवाना लैंड, फॉर नोइंग इट मच मोर क्लियर, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द पास्ट. नियर 250 million years before, that all the islands or all the lands, all the continents, that all were joined together. और जब ये सारे के सारे जो लैंड सरफेस थे आपस में जुड़े हुए थे, जिसको नाम दिया गया पैंजिया, और इसके आसपास जो भी पानी था, जो भी समुद्र था, जो भी वाटर था, उसे हमने पेंथालसा कहा. उसके बाद धीरे धीरे ये जो एरियाज था वो एक दूसरे से, जो लैंड्स थे वो एक दूसरे से दूर होने लगे. जब हम देखें नियर 200 million years ago, जिसे हम ट्रियासिक एज कहते हैं, तो इस दौरान जो था ये जो आइलैंड था वो दो भागों में बट गया था. ऊपर का जो पोर्शन था पेंजिया का उसे हमने लॉरेशिया कहा, और उसका जो नीचे वाला पोर्शन था उसे हमने गोंडवाना कहा. तो माना जाता है कि ये जो गोंडवाना है, विच यू कैन सी ऑन द मैप, दैट ब्लू कलर एरिया was the part of the Gondwana land, and slowly it's drifted from that portion and moved towards the attached with the Indian island. इसका पता ज्योग्राफर्स ने कई सारे जीवों को जीवाश्म जो मिले हैं उनसे पता लगाया. बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो सेम मिनरल्स जो कि अफ्रीका में और जो कि दक्षिण अमेरिका में और इंडिया में, ये सारे मिनरल्स जो है वो सेम पाए जाते हैं. तो इससे पता लगा कि ये जो पार्ट था वो गोंडवाना लैंड का था, जो कि आकर के अब हमारे इंडिया से जुड़ा हुआ है, जिसे हम पेनिसुलर प्लेटो कहते हैं. One of the distinct features of the Peninsular Plateau is the black soil area, which also known as the Deccan Trap. Broadly, we can categorize the Peninsular Plateau into different divisions. One, the Central Highlands, and second, the Deccan Plateau. First, the Central Highlands, the part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो जस्ट नर्मदा नदी के ऊपर का जो पोर्शन आता है वो उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द एरिया जो है वो मालवा प्लेट्यू का कवर करता है. इसके नॉर्थ में हम अरावली रेंज को देख सकते हैं और इसके जस्ट साउथ में हम विंध्यन रेंज को देख सकते हैं. सो उसके बीच का जो पोर्शन होता है वो सारा का सारा एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स के अंतर्गत आता है. कहीं कहीं पर इसको लोकली नेम से भी जाना जाता है ईस्टर्न साइड में, एज लाइक बुंदेलखंड और बघेलखंड. Let's move towards the next topic, that is the Deccan Plateau. It is a triangular landmass that lies to the south of the Narmada River. So that area हमने भी पढ़ा था, नर्मदा नदी के ठीक ऊपर का जो पोर्शन है वो उसे हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं, और ठीक नर्मदा नदी के जो नीचे का जो पोर्शन पूरा आता है हमारा डेक्कन प्लेट्यू के अंतर्गत आता है. इसके अलावा हम इसे कुछ ईस्टर्न साइड में भी इंडिया का देख सकते हैं, एज लाइक इन मेघालय में हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट हाईलैंड्स हैं, main important hilly areas हैं, as like Garo, Khasi and Jaintia. That area is much more important for the maximum rainfall all over the world, that known as Mawsin Ram, which is just close to these all 3 areas. तो just जब भी बादल आता है वो तीनों माउंटेन से टकरा करके वहां पे बहुत सारा रेनफॉल करता है मौसिन राम में, और इसीलिए ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रेनफॉल एरिया वाला पोर्शन आता है, जहां 1000 सेंटीमीटर से भी ज्यादा रेनफॉल यहाँ पे हर साल होता है. Now the next, another hand side, we can categorize mainly the 2 different ghats, as like the Western Ghat and the Eastern Ghat. The Western Ghats and the Eastern Ghats mark the western and the eastern edge of the Deccan Plateau. Western Ghats lie parallel to the western coast, and the Eastern Ghats lie parallel to the eastern coast. Mainly we can categorize, we can define these 2 different areas as like the Western Ghat is much more higher, एज लाइक वेस्टर्न घाट की अगर हम हाइट देखें, वहां का जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से 1600 मीटर्स के अप्रोक्सीमेटली रहता है. वही दूसरे हैंड साइड अगर हम ईस्टर्न घाट को देखें तो उसका जो हाइट है वो मैक्सिमम 600 मीटर्स के आसपास रहता है.
इट मीन्स कि जो वेस्टर्न घाट है वो ज्यादा ऊंचा है और जो ईस्टर्न घाट है वो कम ऊंचा है, और इसीलिए ज्यादातर जो नदियां होती है वो सब कहाँ पर स्लोप करती हैं, टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। और हमारे वेस्टर्न साइड में सिर्फ हार्डली 2 रिवर्स है, जो कि नर्मदा और तापी है, जो कि सबसे क्लोज टू दिस गुजरात एंड मुंबई एरिया के आसपास का एरिया में फ्लो करती है। उसके नीचे वाले कोई भी एरिया में आपको कोई भी नदी नहीं दिखेगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है, तो वहां से नदी स्लोप करके ईस्टर्न घाट की तरफ मूव करती है। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो जो वेस्टर्न घाट का जो एरिया है वो कंटिन्यूसली ये जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। अगर वहां से किसी को क्रॉस करना होता है तो उन्हें पासेस से ही वो सिर्फ क्रॉस कर सकते हैं, और वही ईस्टर्न घाट में जो पोर्शन है वो कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, वो पूरा ओपन है। जितनी भी नदियां आती हैं वो डेल्टास बनाती हैं, सो ये इरेगुलर है। वहां की सारा माउंटेन जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है ईस्टर्न साइड में, बट वेस्टर्न साइड में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मेनली इन द वेस्टर्न घाट जो हम डिफरेंट एरियाज कहते हैं, स्पेशली जो घाट्स है वो थाल है, भोर है, पाल है, ये डिफरेंट घाट्स है जो कि वेस्टर्न साइड में है। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, जो हाईएस्ट पिक है वेस्टर्न घाट का, अन्नाईमुड़ी इज द हाईएस्ट पिक इन द वेस्टर्न घाट, and towards the eastern side when we will see, so Mahendragiri is the highest peak in the eastern ghat. Let's move towards the next physiographic division of India, that is the Indian desert. The Indian desert lies towards the western margin of the Aravalli Hills. हम जो बात कर रहे हैं इंडियन डेजर्ट की, जिसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है, जो कि अरावली जो रेंज है, अरावली जो हिल्स है, उसके वेस्टर्न साइड में ये इंडियन डेजर्ट है। ये जो डेजर्ट है वो पूरा का पूरा सैंड से है, रेत है यहाँ पे भरा हुआ। इट इज एन अनडिलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 मिलीमीटर पर ईयर। ये जो एरिया है इंडियन डेजर्ट, इस एरिया में जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है। यहाँ का जो मैक्सिमम रेनफॉल मिलता है वो 10 सेंटीमीटर पर ईयर रेनफॉल यहाँ पे प्राप्त होता है। इसके अलावा ये जो एरिया है वहां पे बिल्कुल भी वेजिटेशन नहीं है, कोई भी पेड़ पौधे ये ग्रो नहीं कर सकते, कोई भी एग्रीकल्चर काम यहाँ पे नहीं के बराबर होता है। सो इट हैज अ ड्राई क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। Most of these streams appear during the rainy season and soon afterwards this all used to be disappear. इस एरिया में जो नदियां हैं वो जस्ट रेनफॉल के बाद देखने को मिलती हैं, उसके बाद फिर गर्मियों के मौसम में सबकी सब नदियां सूख जाया करती हैं। सिर्फ एक ही नदी है जो यहाँ पे सबसे बड़ी है, जो इसको लूनी कहा जाता है। सो लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो हवा जो चलती है अपने साथ बालू रेत को उड़ाकर ले जाती है, और फिर जो जमाव करती है उसके कारण जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम बरखान कहते हैं, जो कि यहाँ का मेन डिपोजिशन स्ट्रक्चर है, फॉर्म्ड बाय द विंड डिपोजिशन फीचर्स। अगर आप किसी इस तरह के डेजर्ट एरिया में जाओगे या फिर जैसलमेर प्लेस में जाओगे तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ बरखान स्ट्रक्चर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द कोस्टल प्लेन. A coastal plain is a flat, low-lying piece of land next to the ocean. जो कोस्टल प्लेन होता है वो पोर्शन आता है जो कि जिस समुद्र से सटा हुआ जो धरातली भाग होता है उसे हमने कोस्टल प्लेन कहा है। मेनली अगर हम इंडिया का मैप देखें तो हम इसे 2 डिफरेंट भागों में बांट सकते हैं, एक जिसे हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे और दूसरा जिसे हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहेंगे। लेट्स बिगिन विद द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. The western coastal plain, that area comes between the western Ghat, that closed area which is close to the Arabian Sea. Mainly, we can categorize in 3 different sections. First, the northern part of the coast is called the Konkan. Next, the central stretch is called the Kannada, and the third one, the southern stretch, is referred to as the Malabar coast. जो वेस्टर्न घाट साइड का जो एरिया है जो अरेबियन सी से क्लोज है, उस एरिया को मेनली जो सेक्शन आता है उसके पास का जो प्लेन सरफेस है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का, उसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं. सबसे पहला जो नॉर्दर्न एरिया है जो कि मुंबई और गोवा के बीच का है, उसे हमने कोंकण कहा. जस्ट उसके नीचे गोवा से जस्ट नीचे जो पोर्शन आता है जो कि दोनों के बीच में है, मालाबार कोस्ट और कोंकण के बीच में है, उसे हमने कन्नड़ प्लेन कहा. और जो सबसे सदर्न मोस्ट एरिया है जो कि कोस्टल एरिया है उसे हमने मालाबार कोस्ट कहा. तो इस तरह से हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन को 3 भागों में बांटते हैं, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार कोस्ट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट साइड टुवर्ड्स द ईस्टर्न कोस्ट प्लेन. दिस ईस्टर्न कोस्ट प्लेन
which is close to the Eastern Ghat and the Bay of Bengal. That area mainly we can categorize in two different sections. One, that northern section were known as the Northern Sircar and the southern part were known as the Coromandel coast. अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन को दो सेक्शन में बांट सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर का जो पोर्शन है जिसे हम नॉर्दर्न सरकार कहते हैं और ठीक उसके नीचे का जो पोर्शन है जिसे हमने कोरोमंडल कोस्ट कहा. Mainly we can see a large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri have formed extensively deltas on this coast. इस एरिया में बहुत सारी नदियां जो हैं अपना डेल्टा बनाती हैं, जैसे महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी रिवर है, ये सारे अपना डेल्टास वहां पर बनाती हैं. इसके अलावा वहां पर चिल्का लेक जो कि सबसे इम्पोर्टेंट लेक है वहां पे, जो कि लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया का. लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिक्स्थ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, दैट इज द आईलैंड. An island is a piece of land that is surrounded by water. Mainly, we can categorize the two different islands of India. One, that is Lakshadweep, which is located in the Arabian Sea, and the another hand side we having Andaman and Nicobar Island, which is located in the Bay of Bengal. Let's continue with the Lakshadweep. This Lakshadweep island, which is made up of corals, कोरल जिसे हम समुद्री जीव भी कहते हैं, और ये बहुत ही नाजुक होते हैं. काफी सारे डिफरेंट कलर्स में यू कैन सी दिस एज लाइक रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट. इन ओशन इट्स लुक मच मोर गुड, बट व्हेन there will be any disturbance with them, it can be changing on the temperature or any disturbance of wind. So according to this, that's all corals, they die. So when they die, it's changed in the form of white. So ये जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो सारे के सारे कोरल्स के डिपोजिशंस के कारण के बाद में ये आइलैंड का निर्माण हुआ है. लक्षद्वीप को पहले कई सारे डिफरेंट नेम से जाना जाता था, जैसे लेकेडाइव, मिनिकॉय, एमेंडाइव, बट आफ्टर दिस 1973 दिस वेर नेम्ड एज अ लक्षद्वीप. Lakshadweep Island group lying close to the Malabar coast of Kerala. Kavaratti Island is the administrative headquarters of Lakshadweep. It covers small area of 32 square kilometer. लक्षद्वीप आइलैंड जो है उसमें कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स जुड़ करके एक साथ बने हैं. इसमें जो एरिया है इसका बहुत कम है, जो कि 32 स्क्वायर किलोमीटर है. इसका जो हेडक्वार्टर है वो कावारती में है. इसमें एक ऐसा भी आइलैंड है जो कि पिटी आइलैंड कहा जाता है, जो कि अभी भी वहां पे लोग बहुत कम ही हैं. The Piti Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. Let's move towards the next island, that is our Andaman and Nicobar. Broadly, we can categorize two different parts as like the first area were known as the Andaman in the northern part, and just down of that area were known as the Nicobar in the south. ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं जो कि काफी लंबाई में बे ऑफ बंगाल में फैले हुए हैं, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं. जो ऊपर का पोर्शन है उसे हम अंडमान इन भागों में बांट सकते हैं, और जो उसका साउथ वाला पोर्शन है उसे हम निकोबार एरिया में बांटते हैं. ये जो एरिया है वो इक्वेटर के काफी क्लोज है, जिसके कारण यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इक्वेटोरियल क्लाइमेट है. दिस आइलैंड्स लाई क्लोज टू द इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट एंड हैव थिक फॉरेस्ट कवर. These islands are rich in flora and fauna. So, at last we can say that in our country we are having various types of physiographic divisions, and that's the reason there is a lot of chance in future to develop our country. As like we know that in the northern part we are having a great Himalayan mountain that is the major source of water and forest wealth. हमें पता है कि जो हमारा हिमालयन माउंटेन है वो की मेन सोर्स है सारे नदियों का, एज लाइक द इंडस रिवर, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. और इसके अलावा वहां पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जिससे हमें बहुत सारे रिसोर्सेस मिल सकते हैं. Just down of that we having the northern plain, that is the main area for doing the agriculture portions, that is the fertile land surface, and other than that this also provide the base of early civilizations. Next, the plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of India.
सो इन दिस प्लेटो रीजन, इन जो भी पठारी एरिया है वहां पे बहुत सारे मिनरल्स हमें मिले हैं और जिसके कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन में इनको बहुत ही मदद मिलती है। इस प्लेटो रीजन से बहुत सारे मिनरल्स हम ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो कोस्टलाइन एरियाज है, जो भी आइलैंड्स है, वो सारे के सारे एरियाज बहुत ही डेवलप कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फिशिंग एंड पोर्ट एक्टिविटीज इन सब के द्वारा। It means that in future there is still a chance for developing our country. Thank you.